dear students, how are you all doing? I hope all of you are doing amazing. All of you are doing great. I hope आप सब अच्छे हैं. I am great as well. I am Nandini, your educator and mentor at Learn Karo. Legal Studies Unit 5 Part 3 है ये. इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. All the topics that are cut, we are not covering those topics. जो topics सिर्फ CBSE ने प्रिस्क्राइब करे हैं उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं. आर मेन एम क्या है? हमारा मेन एम है बोर्ड्स 2021 में बहुत अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है, और हम ये अचीव कर पाएंगे. डेफिनेटली हम अचीव करेंगे इस चीज को. फिर लेफ्ट आउट टॉपिक्स हैं आने वाले बैचेस के लिए, वो भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है. अभी हम 2021 के ऊपर फोकस कर रहे हैं. हमारा अभी स्टूडेंट्स या कोई प्रॉब्लम ना हो, हम उस इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो अभी ने बोर्ड्स ने प्रिस्क्राइब करे हुए हैं. ऑलराइट, चलो ठीक है. अब हम पढ़ने वाले हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉ ग्रेजुएट्स. लॉ ग्रेजुएट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स वालों का फेवरेट क्वेश्चन है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. लॉ इज एन एक्साइटिंग, काफी एक्साइटिंग है, काफी चैलेंजिंग प्रोफेशन है. यस, डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि कोई केस आपके सामने रखा जाए, आपको उसको सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से दिमाग लगाना पड़ता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए होती हैं. बहुत अच्छा प्रोफेशन है डेफिनेटली. लॉ ग्रेजुएट्स इन इंडिया हैव वेरियस ऑप्शंस, काफी ऑप्शंस है, काफी अपॉर्चुनिटीज होती हैं उन लोगों के पास. ओपन टू देम आफ्टर दे ग्रेजुएशन, आफ्टर दे गेट देयर एलएलबी डिग्री. एलएलबी डिग्री के बाद तुम लॉ प्रैक्टिस करो, लिटिगेशन में चले जाओ, कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाओ, जज बन जाओ, जुडिशियल क्लर्क बन जाओ, किसी गवर्नमेंट ऑफिस, यू कैन बी एन आईएएस, कुछ भी आप कर सकते हो. A law degree in addition to being a professional degree is now considered to be training in a discipline. देखो ये प्रोफेशनल डिग्री तो है ही, you learn about law, ठीक है, वो बात ठीक है, बट एक डिसिप्लिन भी है which helps you to think analytically. बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस एंड ऑल, you get to know, अच्छा ये circumstances थे, ये situation थे, you should apply this, you should go for this, मतलब ये आप लीड कर सकते हो, so on and so forth. You can think analytically and communicate systematically. How you're supposed to communicate, कैसे system wise तुम्हें बात करनी चाहिए. This all you can learn from the profession of law. Following are some of the opportunities. कुछ opportunities के बारे में आपकी बुक में बात हो रखी है. Alright, उन opportunities को हम पढ़ेंगे. इसमें लीगल एजुकेशन की बात करी गई है. लीगल एजुकेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लीगल प्रोफेशन के बाद लॉ ग्रेजुएशन के बाद आप क्या क्या कर सकते हो वो भी आगे हम पढ़ेंगे. तो इसमें लिखा है लीगल एजुकेशन इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय हुम. सबका राजा एक ही है, विच इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया. बीसीआई रेगुलेट करता है लीगल एजुकेशन, लीगल प्रोफेशन को. कुछ एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स रखता है जिसको अचीव करना पड़ता है. आप उसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हो, ब्रेक नहीं कर सकते हो. देयर आर 2 ways टू ऑब्टेन अ डिग्री टू प्रैक्टिस लॉ एंड एनरोल विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया. देखो मैंने लाइक आई टोल्ड यू, आप अगर लॉ कर भी लो, 3 साल की लॉ करो चाहे 5 साल की लॉ करो, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप 3 साल की डिग्री भी ले रहे हो, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एनरोल होना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है, तभी आप जाकर लॉ प्रैक्टिस कर सकते हो. कहीं भी लॉ प्रैक्टिस करने के लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे पहले एनरोल होना पड़ता है. और बार काउंसिल ऑफ इंडिया पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन लेती है. लाइक आई टोल्ड यू, पहले क्या होता था, पहले सिर्फ एक एलएलबी की डिग्री होना बहुत मतलब इनफ होता था, आप जाकर लॉ प्रैक्टिस कर सकते थे. बट अब BCI which is Bar Council of India, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन लेती है. 2010 से हुआ है. आई टोल्ड यू, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है ये कि 2010 से अब एग्जाम लिया जाता है. अगर आप उस एग्जाम को क्लियर कर पा रहे हो, BCI कहता है मैं तभी तुम्हें एज एन एडवोकेट एनरोल करूंगा. एंड इफ यू आर नॉट एनरोल्ड एज एडवोकेट, यू कैन नॉट प्रैक्टिस. आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, इलीगैलिटी मानी जाती है. यू कैन नॉट प्रैक्टिस इन सच केस. ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि आप 2 वेज से आप कर सकते हो. या तो 3 ईयर LLB कर दो ग्रेजुएशन के बाद. फॉर इंस्टेंस यू डू BA, BCom, BSc, ये सब करने के बाद 3 साल की आप LLB डिग्री ले सकते हो, ये भी फाइन है. विच रिक्वायर्स अ प्रायर अंडर ग्रेजुएट डिग्री. लाइक आई टोल्ड यू, आपने BCom कर रखी है, BA कर रखी है, यू हैव डन एनी, मतलब ऐसी कुछ अंडर ग्रेजुएट डिग्री है तुम्हारे पास, ठीक है, BSc कर रखी है, या फिर तुम 5 ईयर जा सकते हो. 5 ईयर इंटीग्रेटेड होता है. BA LLB, BSc LLB, BCom LLB, ये सब भी अवेलेबल होते हैं. BBA LLB, ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो अवेलेबल. ये 5 साल के होते हैं. या फिर अंडर ग्रेजुएट में 3 साल की ग्रेजुएशन है तुम्हारी, या 4 साल की ग्रेजुएशन है, ठीक है, उसके बाद तुम LLB डिग्री अटेन कर सकते हो. फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB लिखा है, देखो BB LLB, BSc LLB, ऑल ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर अवेलेबल आफ्टर द सेकेंडरी स्कूल. सेकेंडरी स्कूल मतलब
12th के बाद ही आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अगर आपको कभी पता हो तो हम क्लैट के लिए अपीयर करते हैं 12th के बाद, बच्चे 11th 12th में ही क्लैट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं एंड दे गेट इनटू अ 5-year कोर्स। NLU सब 5-year कोर्स ही देते हैं, ठीक है। और जो 5-year कोर्सेज होते हैं वो लोग 3 years नहीं देते हैं, ठीक है, NLUs नहीं देते हैं, बट 3 years के लिए देयर सिम्बायोसिस का जो वो है, दिस सिम्बायोसिस इन पुणे है, सिम्बायोसिस इन नोएडा है, ये सब 3 year LLB दे देते हैं, ठीक है। तो मेनी प्राइवेट है काफी, इनफैक्ट फैकल्टी ऑफ लॉ हम आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है वो भी दे देता है 3 year लॉ, तो 3 year लॉ भी प्रोवाइड हो रही है, बट 5 year लॉ का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है, 12th के बाद ही बच्चे एनरोल हो जाते हैं। Some universities offer both 5 year and 3 year law, like I told you. कुछ जगह 5 year भी है, 3 year भी है, दोनों भी अवेलेबल है। There are over 900 colleges, जैसे कि आपका जिंदल है, ठीक है, जो रईसों का स्कूल है, बहुत ही मतलब ओवर एक्सपेंसिव है, फॉर नॉट अफोर्डेबल फॉर ऑल ऑफ अस, एंड दिस ऑफर्स बोथ 5 year प्रोग्राम भी है वहाँ पे और 3 year प्रोग्राम भी है, ठीक है। There are over 900 law colleges, 900 law colleges हैं, 900, 23 तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, 23 NLUs हैं। आपकी बुक में 17 लिखा होगा कहीं, वो 17 कट करके 23 लिख लेना, क्योंकि 23 अब लेटेस्ट नंबर है, ठीक है। काफी सारे सोनीपत वगैरह में अब खुल गए हैं NLUs, काफी मध्य प्रदेश में भी खुल गए, तो काफी बढ़ते जा रहे हैं नंबर ऑफ कॉलेजेस। फिर there are over 900 plus law colleges हैं। However, not many match up to the standards required by a changing and increasingly competitive legal market. इतने सारे बच्चे लीगल लॉ करने की ट्राई करते हैं, they want to become a lawyer, advocate, ये सब बनना चाहते हैं वो, but if they study from ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो इतना ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं दे पा रहे हैं, इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एंटर करने के लिए, कॉम्पिटिटिव लाइन में एंटर करने के लिए, you have to give quality education also, alright? So इसमें ये लिखा हुआ है not many match up to the standards, जो standards required होते हैं to become good advocate जो कि मार्केट में प्रैक्टिस कर सके, जिसको लोगों को एडवोकेट की रिक्वायरमेंट हो, राइट, तो लोग मैच नहीं कर पा रहे। ऑब्वियसली आप देखो जब 900 प्लस लॉ कॉलेजेस खुल गए होंगे, इतने ज्यादा इतने बच्चे नहीं होंगे जितने लॉ कॉलेजेस होंगे, मतलब दिस इज सार्कास्टिक, दिस बाय दिस आई मीन कि बहुत सारे लॉ कॉलेजेस खुल गए हैं विच इज नॉट इवन रिक्वायर्ड, ऑलराइट। तो फिर यही लिखा हुआ है कि बस क्वालिटी डिटोरेट हो रही है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 1987 ये ईयर याद रखना, NLS बैंगलोर आया था, नेशनल लॉ स्कूल, NLSIU नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, NLSIU बैंगलोर का है, ये सबसे फर्स्ट था। इसको सेटअप किसने कराया था? NR माधवा मेनन, हमने इसका नाम पढ़ा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। established and marked the beginning of reform of legal education. After this NLU legal education का बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। yes, legal education काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गई, although इसका इंटेक बहुत कम है, it takes somewhat 80 to 90 स्टूडेंट्स लेता है ये क्लैट के थ्रू। हाँ, अगर आपकी 90 तक रैंक है और ओवर 60,000 स्टूडेंट्स प्लस अपीयर करते हैं अब क्लैट में, नंबर हैज इवन गॉन अप टू 70K, ऑलराइट। तो इतने सारे स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ 80 से 90 लोगों का एडमिशन हो रहा है NLSIU में, ठीक है, और सिर्फ आई गेस 1200 रैंक तक ही एडमिशन होता है, और 2000 रैंक तक अगर आपकी रिजर्वेशन है, सम सॉर्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं कि आपको क्लैट में एडमिशन लेना भी आसान नहीं हो गया है, क्योंकि नंबर ऑफ NLUs कम है, NLUs थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, बट फिर भी इनफाइनाइट NLUs नहीं है, और उनकी इंटेक सम 100-150 मैक्सिमम, इससे ज्यादा इंटेक नहीं है। तो 1987 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ये सब आप छोड़ दो, बस आपको ये बता रही हूँ 1987 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लैट के बारे में कुछ जानना है आप बता सकते हो, ठीक है। आई हैव माई सेल्फ टेकन क्लैट, मैंने भी क्लैट अपीयर किया था, आई गॉट अ रैंक ऑफ 940, 60,000+ स्टूडेंट्स में मैंने भी अपीयर किया हुआ है, ठीक है। 940 रैंक आई थी मेरी। तो कुछ भी पूछना हो यू कैन जस्ट टॉक टू मी, कमेंट बॉक्स में बताना, इसके बारे में भी बात करेंगे, कभी लाइव आएंगे आपके साथ, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखो। फिर क्योंकि क्लैट बहुत ज्यादा इमर्जिंग है, बहुत ज्यादा न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, ऑलराइट, चलो ठीक है। फिर preparatory institutes for law entrances have also been set up such as LST, law school tutorials बन चुके हैं अब, so बहुत ज्यादा
व्हाट आर दीज आर प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, जो कि किसके लिए काम करते हैं, फॉर एंट्रेंसेस, फॉर लॉ एंट्रेंसेस, all these career launches and all. What are these? These are preparatory institutes only. So they have been set up as such as law school tutorials है. फिर National Law School University दिल्ली, इसको एक्चुअली में NLU दिल्ली बोलते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, बहुत फेमस है ये, ठीक है. इट इज समवॉट इक्विवेलेंट टू दिस NLSIU बैंगलोर. जैसे NLSIU बैंगलोर का बहुत ज्यादा फेमस है ना, ऐसे ही मतलब this is also number 1 पे ही है ये भी, NLU Delhi, very famous. It conducts a separate entrance test called IELT. IELT बोलते हैं इसको, All India Law and Entrance Test, ठीक है. While a number of others law schools have adopted LSAT. LSAT जो होता है, ये जिंदल वगैरह LSAT लेते हैं, या खड़गपुर का जो है लॉ स्कूल वो भी LSAT से एडमिशन हो सकता है. ऑलराइट, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे CLAT है, ऐसे ही LSAT है, ठीक है. LSAT की फुल फॉर्म यहाँ देख लो. ALET देख लो पहले तो, ALET ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. LSAT लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, LSAT हो गया. फिर सिम्बाइसिस का SLAT होता है, सिम्बाइसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है. तो ये सब होता है. तो फिर इसमें लिखा हुआ है while a number of other law schools have adopted law school admission test LSAT, मैंने बता दिया, conducted by the law school admission council, USA का लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल, ये आपको पता होना चाहिए. यूएसए, यहाँ देख लो, मैं ये बता रही थी, जैसे LSAT होता है इंडिया का ना, ऐसे LSAT यूएसए का भी होता है. वो हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ को जाना हो तो आपको LSAT अप्लाई करना पड़ता है यूएसए का, ठीक है. तो कई ये कह रहे हैं कि लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल जो LSAC है, इसने निकाला हुआ है. LSAT इंडिया का भी ऑपरेटिंग बॉडी जो है, फंक्शनल बॉडी, उसके पीछे LSAC ही है. ऑलराइट, तो LSAT से कौन कौन से, जिंदल में आपको जाना, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है. अगर आपको जिंदल लॉ स्कूल बोलते हैं उसको, अगर आपको वहां जाना हो, या फिर आपको खड़गपुर जो होता है, या IIT रुड़की में से लॉ करनी है, इस सब के लिए आपको क्या अपियर करना पड़ेगा, इस सब के लिए आपको LSAT ही अपियर करना पड़ेगा, ठीक है. ये बात समझ आई. फिर इसमें लिखा है सम अदर इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम. तो लाइक आई गिव यू वन एग्जांपल, ये एग्जांपल दिया था मैंने LSAT का. सिम्बाइसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसका अपना अलग होता है लॉ एंट्रेंस टेस्ट. फिर JNU का अलग होता है. फिर एक और होता है जामिया मिलिया इस्लामिया जो कॉलेज है, उसका अलग एंट्रेंस टेस्ट होता है लॉ का. तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके अलग अलग लॉ टेस्ट होते हैं. फॉर इंस्टेंस UPES है, UPES देहरादून का जो कॉलेज है, उसका अपना एक लॉ एंट्रेंस टेस्ट अलग होता है. सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अलग अपना कंडक्ट करते हैं. There are now 23 national universities. ये कट कर देना, ये आपके बुक में पुरानी डेटा है, पता नहीं कब की छपी हुई है. With a more being planned, अब बहुत planned हो गया सब कुछ. 14 of these have CLAT, which tests. 14 of these में अब सब जो institutions हैं, all of the NLUs, all of the 23 NLUs take admission with the help of what? NLUs आपको पता है, लाइक CLAT से 5 ईयर डिग्री तो देती है ना. यू हैव BA LLB या BB LLB भी है कुछ जगह, ठीक है. तो फिर ये जो आपको ये मिलता है, डिग्री मिलती है, यहाँ पे आपको LLM की डिग्री भी मिलती है. यू कैन ऑल्सो अपियर फॉर CLAT. CLAT इज फॉर अंडर ग्रेजुएट, CLAT इज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ऑल्सो. यू कैन अपियर फॉर LLM ऑल्सो. LLM 1 ईयर की अब तो अबॉलिश हो गई है, BCI का नोटिस आया, LLM अब 2 साल की चाहिए उनको. इट इज अपॉन डिस्क्रिप्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अभी कंफर्म नहीं है ये बात, बट अब LLM 1 ईयर स्क्रैप करके 2 ईयर्स की बनाई जा रही है. अब तो ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि हम 4 ईयर्स की ग्रेजुएशन करके एक स्किल्ड जॉब के साथ हम अपने स्टूडेंट को विदा करना चाहते हैं कि उसको बहुत ज्यादा स्किल्ड बनाया जाए. तो यहाँ देखो, फिर CLAT में क्या क्या होता है, 5 सेक्शंस होते हैं. लीगल रीजनिंग, फिर लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश होती है, कॉम्प्रिहेंशन, लीगल नॉलेज भी होती है, एंड जनरल नॉलेज. काफी सिलेबस में चेंज आ चुका है. अपडेटेड सिलेबस आप देख सकते हो, यही लिख के आना चाहते हो यही लिख दो, बट काफी अब चेंज आ गया है. फॉर इंस्टेंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऐड हो गया है उसमें, ठीक है. अब क्वांट भी आती है उसमें. फिर अब लॉजिकल रीजनिंग में अब टेबल्स, मतलब बहुत सारा सिलेबस चेंज हो गया. वी नॉट गेट इनटू दिस, बट अगर आपको लिखना है लीगल रीजनिंग लिख दो, लीगल नॉलेज लिख दो. लीगल नॉलेज नहीं आती है, फॉर इंस्टेंस लीगल रीजनिंग आती है, फिर इंग्लिश है, फिर क्वांट है, मैथ्स है, जनरल नॉलेज है.
तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो। बहुत ज्यादा पैटर्न अब क्लैट का चेंज हो चुका है। Preparatory institutes for law entrances have set up such as law school tutorials, LST एक एग्जाम्पल है। फिर ऐसे बहुत सारे क्लैट प्रेप हैं, लीगल एज, ये सब बहुत सारे प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट सेटअप हुए हैं लॉ के लिए, ठीक है, प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को क्लैट के लिए। फिर NLSIU कंडक्ट्स अ सेपरेट कॉल्ड एलिट, ये नेशनल लॉ स्कूल, NLS बोल सकते हो या NLU दिल्ली बोल सकते हो उसको। NLU दिल्ली जो है, ठीक है, इट कंडक्ट्स ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, हमें पता है आईलेट कंडक्ट करता है। While a number of other law schools in India have adopted the LSAT हमें पता है। फिर LSAT कहाँ से आया है? लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल से आया है, यहाँ पे पता है। फिर some other institutions have their own, ये सब रिपीट किया गया है। We'll not get into this again and again। आप लॉ की डिग्री के बाद क्या कुछ कर सकते हो, ये सब ऑप्शंस हैं, अभी हम इन्हें पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, टॉकिंग अबाउट लिटिगेशन, ग्रेजुएट्स में प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। लॉ को प्रैक्टिस करना, लिटिगेशन क्या होती है, जो यू टेक अप केसेस, अपना चेंबर होता है, दिस इज प्रैक्टिसिंग ऑफ लॉ, ठीक है, लिटिगेशन होता है इसे। दिस कैन बी अचीव्ड बाय वर्किंग अंडर एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट्स, एज इंटर्न्स आप काम कर सकते हो, और बीइंग अटैच्ड टू लिटिगेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ लॉ फर्म्स, जो लिटिगेशन डिपार्टमेंट के लॉ फर्म्स के लिए आपका काम तो आप अलग से कर रहे हो, बट आप एक्चुअली में लिटिगेशन प्रैक्टिस कर रहे हो। और कंपनीज इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस इन कोर्ट्स ऑफ इंडिया, कोर्ट्स ऑफ इंडिया के आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन योर वर्क, ऐसा नहीं है चक्कर काटने पड़ेंगे, बट कैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी लॉ फर्म से जुड़े हुए हो, अपनी अलग से प्रैक्टिस कर रहे हो, बट यू आर परफॉर्मिंग लिटिगेशन। तो लिटिगेशन यही होती है, ग्रेजुएट्स में प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट आप प्रैक्टिस कर रहे हो इन कोर्ट ऑफ लॉ। दिस कैन बी अचीव्ड बाय वर्किंग अंडर द एक्सपीरियंस, किसी एक्सपीरियंस एडवोकेट के अंदर आप काम कर रहे हो, इनिशियली एक इंटर्न हो, फिर आपने अपनी सेल्फ प्रैक्टिस शुरू कर दिया। व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज ऑल लिटिगेशन। फिर या आप किसी लॉ फर्म में प्रैक्टिस कर रहे हो, लॉ फर्म एक टाइप की नहीं होती है, लॉ फर्म अलग अलग होती है, क्या पता एक सिविल लॉ की अलग फर्म हो, क्रिमिनल लॉ की हो, कोई फर्म स्पेशलाइज्ड हो। Some law firm specializes in marriage, कोई डिवोर्स में स्पेशलाइज कर रही है, कोई सर्टेन और एक्ट में स्पेशलाइज कर रही है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए काम कर रही है। तो देयर कैन बी डिफरेंट लॉ फर्म्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, ऑलराइट। फिर यहाँ देखो, लॉ फर्म्स वेरी इन साइज, कितनी बड़ी है, मिड साइज फर्म्स भी होती है, लार्ज साइज फर्म्स भी होती है, बड़ी बड़ी होती है, जिनके पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं। एंड प्रैक्टिस एरियाज, द एरियाज इन विच दे प्रैक्टिस, ठीक है, लाइक आई टोल्ड यू, सिविल में भी बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं, क्रिमिनल में भी बहुत सारे हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। लॉ फर्म्स में रेंज फ्रॉम बुटीक लॉ फर्म होती है जहां पे सिविल क्रिमिनल सब लॉ को डील किया जाता है, सबके एक्सपर्टीज बैठे हुए हैं, एक बिठाया हुआ है, एक चेंबर है सबका, ठीक है। बट वो एक बुटीक लॉ फर्म है, मतलब एक बुके सॉर्ट ऑफ है, बुके में अलग अलग फ्लावर्स हैं, सिमिलरली अलग अलग एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज के लॉयर्स बैठे हुए हैं, ऑलराइट। स्पेशलाइजिंग इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लॉ, सबके अपने अपने स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लॉ हैं, सच एज IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कोई एक्सपर्टीज कर रहा है, किसी को टैक्स लॉ में कोई एक्सपर्टीज कर रहा है, एंड देयर आर मिड साइज एंड देयर आर लार्ज साइज व्हिच आर फुल सर्विस लॉ फर्म्स, फुल टाइम सर्विस देती हैं वो आपको, डिफरेंट प्रैक्टिस ग्रुप सोच रहे हैं। फॉर इंस्टेंस देयर इज जनरल कॉर्पोरेट, मर्जर्स हैं, ठीक है, एक्विजिशन के लिए कोई काम कर रहा है, मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए कोई लॉ फर्म फेमस हो सकती है, फेमस इन द सेंस कि वो उस केस को डील करती है। फिर एम्प्लॉयमेंट लॉ में डील करती है, देयर कैन बी मेनी एरियाज, टैक्सेशन हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको याद करने पड़ेंगे। देयर कैन बी डिफरेंट एरियाज, इसमें सब काम कर सकते हैं अलग अलग लोग, या एक बुटीक लॉ फर्म्स हो सकती है, मतलब एक ही फर्म में सब ऐसे काम कर रहे हैं, सबके अपने डिपार्टमेंट्स है। ट्रांजैक्शनल लॉ एट लॉ फर्म्स टिपिकली इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसिंग इन कमर्शियल एंड इकोनॉमिक लॉज, जैसे बोले ट्रांजैक्शनल लॉ जो होती है लॉ फर्म्स में, वो क्या इन्वॉल्व करती है, इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसिंग इन कमर्शियल एंड इकोनॉमिक एरियाज होते हैं, इकोनॉमिक लॉज जो होते हैं, एंड एडवाइसिंग ऑन इश्यूज pertaining to commercial, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शनल लॉ। ऐसे भी ट्रांजैक्शनल लॉ के लिए भी अलग फर्म्स हो सकती हैं। Moreover, this would usually include advising on the laws applicable to the transaction, ट्रांजैक्शन तो दो पार्टीज के बीच में हो रही है, इन्वॉल्व हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज, या अगर एक्सचेंज नहीं भी हो रहा है, एक्सचेंज किसी चीज का तो एक्सचेंज हो रहा होगा, कोई ट्रांजैक्शन हो रही है उनके बीच में,
ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट करना, क्या वहां पे जो बिजनेसमैन होता है वो खुद ड्राफ्ट करता है? नो, लॉ की जो फर्म होती है, जो उन्होंने अपॉइंट की होती है, जो लॉयर अपॉइंट किया होता है, ये काम वो करता है. एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड हेल्पिंग क्लाइंट्स with the commercial negotiations that you come into contract with us, उनके साथ negotiate करना, and the management and execution that is successful completion of the transaction. ये सब काम वो करता है कि कॉन्ट्रैक्ट ठीक से बन जाए, एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो जाए, सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाए. तो इस सब के लिए मैनेजमेंट को भी ठीक रखना, उसको एग्जीक्यूट करना ठीक से, जो हमारा क्लाइंट है उसके साथ नेगोशिएट करना, कमर्शियल नेगोशिएशंस में पढ़ना for successful completion of the transaction. Corporate lawyers होते हैं, would also advise on regulatory issues and legal compliance, that any step that you take, you are taking it properly. जो भी आप कोई ऐसा स्टेप ले रहे हो वो लीगली तुम्हें कोर्ट में तो नहीं लैंड करेगा, तुम्हारे पे कोई केस तो नहीं हो जाएगा. ऑलराइट. फिर सेंटर्स फॉर लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग also have a lot of transnational transaction work. जो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग मतलब अपनी लीगल जो वर्क होता है वो किसी और को दे देना, ठीक है, आउटसोर्स कर देना इस चीज को. यू कैन ऑल्सो आउटसोर्स योर लीगल वर्क. तो ये किसमें बहुत सारा होता है? इट ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ ट्रांसनेशनल ट्रांजैक्शनल वर्क. ट्रांसनेशनल मतलब होता है कि जो बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज होती है, इंटरनेशनली में भी, ठीक है. तो ये लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो आप इस कंट्री में, बट आप उनके लिए भी सर्व कर सकते हो. ऑलराइट. एज लॉयर्स नहीं, बट एज गिविंग एडवाइसेस या फॉर्मिंग ड्राफ्ट्स एंड ऑल. ऑलराइट. चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. कॉर्पोरेट सेक्टर, क्योंकि हमें लॉयर्स को अलाउड नहीं होता वहां प्रैक्टिस करना, वहां जाके लॉ प्रैक्टिस करना, बट यू कैन ऑलवेज एडवाइस कर सकते हो. सो दिस ऑल फॉल्स अंडर व्हाट? दिस ऑल फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, लॉ फर्म की प्रैक्टिस. ऑलराइट. ये बात समझ आई? चलो ठीक है. टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट सेक्टर, लार्ज कॉर्पोरेशन ऑल्सो हैव एन इन हाउस लीगल प्रैक्टिस. क्या होता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, एमएनसीज होती है, इनके अपने लॉयर्स होते हैं. डेफिनेटली हम ये सुनते हैं ना ये बात कि इनके अपने लॉयर्स हैं, इनके पास अपनी लॉ फर्म इन्होंने हायर कर ली होती है कि हमारे कोई ऐसी दिक्कत ना आए. ऐसा ना हो कि हमें खुद कोर्ट के चक्कर काटने चाहिए. हमारे लॉयर्स हमारे ऊपर कोई भी केस करे, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे सर्विसेज के ऊपर, हमारी किसी भी एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, कोई आईटी कंपनी है, एनी कंपनी, दे हैव एन इन हाउस लीगल प्रैक्टिस एंड इन हाउस काउंसिल. काउंसिल मीन जो लॉयर होता है विल गिव लीगल एडवाइस टू द कंपनी. वो एडवाइस देता है लीगल की कंपनी को. कंपनी कहती है वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद दिस, तो उनके लिए ड्राफ्ट करना या उनके लिए कुछ भी काम करना दैट इज रिलेटेड टू लॉ इज डन बाय द लीगल इन हाउस लीगल काउंसिल. दे हैव एक्सपर्टीज इन द बिजनेस. उनको एक्सपर्टीज किसमें होती है? बिजनेस में होती है ऑफ द कंपनी, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द बिजनेस इज बीइंग रन इन कंप्लायंस. मतलब फुलफिल किए जा रहे हैं एप्लीकेबल लॉज होते हैं. लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं. लॉ का इन्फ्रिंजमेंट आपको कोर्ट में ले जाएगा, तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे लॉ ब्रेक हो रहा हो. एंड व्हेन रिक्वायर्ड विल ब्रिंग इन एक्सटर्नल लॉयर्स. और लॉयर्स को भी वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं. दे कैन ब्रिंग इन एक्सटर्नल लॉयर्स एज वेल व्हेन नीडेड, बट उनके पास अपना एक इन हाउस काउंसिल होता है. फिर इसमें लिखा है सेवरल ऑर्गेनाइजेशन सच एज कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, उनकी अपनी लीगल टीम होती है कि उनके ऊपर कोई केस ना हो जाए. फिर एमएनसीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी वगैरह, ये सब. ई कॉमर्स वेंचर्स, मीडिया हाउसेस आर हायरिंग लॉ ग्रेजुएट्स. लॉ ग्रेजुएट्स को तो करते हैं अपने लीगल डिपार्टमेंट के लिए कि उनको कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो, और जो भी वो काम करे शुड बी इन कंप्लायंस विद लीगल लॉ फर्म्स, जो भी इन कंप्लायंस विद लॉज ओनली, ठीक है, लीगल फर्म नहीं, इट शुड बी इन कंप्लायंस विद लॉज को इन्फ्रिंज ना करे. देयर आर 10 पॉइंट्स. आपको एनी 6 याद करने हैं. मैक्सिमम 6 मार्क क्वेश्चन ही आ सकता है. यू हैव टू लर्न एनी 6, जो आपको सबसे इजी लगे 6 वो याद कर लेना. चलो ठीक है. टॉकिंग अबाउट पब्लिक पॉलिसी, लॉयर्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल. ये लोग ये क्या होता है, जो ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होता है ना, कोई भी लोकसभा में कोई बिल आ रहा है, राज्यसभा में कोई बिल आ रहा है, तो वो जो बिल है वो लॉ को इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा है, ब्रेक तो नहीं कर रहा है, या कोई पॉलिसी फॉर्म करनी है, तो लॉयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं. दीज वर्क अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल. तो ये पब्लिक पॉलिसी का पॉइंट यही है, लॉयर्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेट करना, बनाना या एडवाइस करना ऑन पब्लिक पॉलिसी. सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय लॉ ग्रेजुएट्स को करते हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए कि आप पॉलिसीज बनाओ, हमारी कंपनी की एक ड्राफ्ट करो कि क्या क्या पॉलिसीज हमें फॉर्म करनी है. एंड हैव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फेलोशिप्स वेयर लॉ ग्रेजुएट्स कैन बी
रिसर्च असिस्टेंट, मतलब रिसर्च कर सकते हो क्या, मतलब फॉर इंस्टेंस यू आर वर्किंग इन अ सर्टेन एरिया, तो आप रिसर्च असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हैं लॉ ग्रेजुएट्स। डेफिनेटली फेलोशिप्स मतलब यही होती है टू एजुकेट अदर पर्सन, और रिसर्च करना और एजुकेट करना, इस चीज को बढ़ावा देना। एंड हैव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फेलोशिप्स वेयर लॉ ग्रेजुएट्स कैन बी रिसर्च असिस्टेंट्स। फेलोशिप मतलब और रिसर्च करना, पढ़ना इसके बारे में, वेयर ग्रुप ऑफ पीपल शेयर आइडियाज। फेलोशिप मतलब कि यू रिसर्च ऑन, यू स्टडी मोर अबाउट इट, ठीक है। तो फेलोशिप्स वेयर लॉ ग्रेजुएट्स रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च अपॉन पब्लिक पॉलिसी, क्या पॉलिसीज फॉर्म होनी चाहिए, व्हाट इज देयर एरिया ऑफ एक्सपर्ट। For example, a law graduate interested in public policy can apply to serve as a legal assistant. ये legal assistant बन सकता है under member of parliament, like I told you, under the, देखो यही लिखा होगा ना, under the legislative assistant to member of parliament. LAMP बोलते हैं, LAMP की full form बहुत ज्यादा important है। legal assistant, देखो legislative assistant to member of parliament, legislative है, legal नहीं है, legislative assistant to member of parliament बन सकते हैं। मैंने जो आपको काम बताया, लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी फॉर्म कर सकते हैं, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, ये फेलोशिप प्रोग्राम है, ठीक है। ये कौन रन करता है? लैम्प फेलोशिप प्रोग्राम जो रन करता है वो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च करता है, ठीक है। लैम्प की फुल फॉर्म में पता है, लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये इसका जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये रन कौन करता है? पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ये रन करता है। इंस्टीट्यूशन सच एज सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, या सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो ये सब पॉलिसीज बनाते हैं, इनको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है लॉयर्स की, ठीक है, जो पॉलिसी फॉर्म करने के लिए। ऑल्सो एम्प्लॉय लॉ ग्रेजुएट्स फॉर पॉलिसी मेकिंग इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स। सेबी है, शेयर्स वगैरह का काम करते हैं या सिक्योरिटीज में डील करते हैं, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? जरूरत पड़ती है लॉयर्स की। मोरओवर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब ही है, इस सब में भी रिक्वायर्ड होता है पॉलिसी फॉर्म करने के लिए। फिर लॉ फर्म्स हैव एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट पॉलिसी डिपार्टमेंट्स वेयर दे एम्प्लॉय लॉ ग्रेजुएट्स फॉर पॉलिसी रिसर्च। पॉलिसी में रिसर्च करते हैं इन द सेंस दैट यू हैव टू रीड अ लॉट अबाउट इट, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है रेस्पेक्टिव एरिया में, उसके बेसिस पे क्या सही है, क्या गलत है, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या बिल्कुल सही है, उसके बेसिस पे पॉलिसीज फॉर्म होती है, पॉलिसी रिसर्च हो ही जाती है। ऑलराइट, ये सब कौन करता है? ये लॉ ग्रेजुएट्स करते हैं। टॉकिंग अबाउट लीगल रिसर्च एंड एकेडेमिया, तो देखो ग्रेजुएट्स में अटैच देमसेल्व्स विद रिसर्च सेंटर्स। रिसर्च सेंटर्स मतलब बहुत ज्यादा जो ऑलरेडी अभी बात नहीं हो पा रही है, या फिर बहुत ज्यादा चीजें ढूंढना, रिसर्च करना, रिसर्च सेंटर्स के साथ ही जुड़ जाते हैं। एंड थिंक टैंक्स, जैसे नीति आयोग थिंक टैंक है, तो रिसर्च मतलब बहुत सारे एरियाज में जो अभी तक उठ के भी नहीं आए हैं, तो यू हैव टू डिस्कवर दोस, ठीक है। तो फिर लॉ ग्रेजुएट्स में टेक अप टीचिंग, टीच कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं एज अ प्रोफेशन। डेफिनेटली जो लॉ पढ़ के आए हैं वो आगे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या फिर दे कैन ऑल्सो रिसर्च अपॉन समथिंग, ये बताना, कुछ चीजें से निकाल के देना जो अभी तक किसी ने नोटिस नहीं करी हो, ये सब भी अच्छा काम है। ऑलराइट, थिंक टैंक्स जो होती हैं, अब थिंक टैंक्स का काम क्या है? काम तो यही है ना कि बेस्ट पॉलिसी मेकिंग, तो ये सब काम उनको हेल्प तो चाहिए होती है ना, वन मैन आर्मी तो नहीं है, they have to be, they need support of a lot of people, all right। तो फिर at least a postgraduate degree in law or related disciplines is expected to build a career in academics। academics में पढ़ाने के लिए तुम्हें पढ़ा भी बहुत होना चाहिए, तुम्हारे पास एक डिग्री होनी चाहिए, कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री LLM करनी होनी चाहिए तुम्हें, तभी तुम आगे जाकर पढ़ा सकते हो। इसमें ये लिखा हुआ है, you are expected to have a postgraduate degree is expected to build a career। Universities employ postgraduates in law as lecturers, assistant professors। तुम बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो अगर तुम्हारे पास LLM की डिग्री है, as the beginning of their careers। Short term positions and opportunities as visiting professors, कभी कभी किसी कॉलेज में जाकर लेक्चर दे आए, विजिटिंग प्रोफेसर्स हो गए, या adjunct professors are also available in academia, ठीक है। अगर academics की बात करो, so all of these are available। फिर talking about NGO organizations, देखो बहुत पैसा है तुम्हारी जेब में, तो आप एनजीओ के साथ काम कर सकते हो, कोई पैसा नहीं मिलेगा, लीगल एड प्रोवाइड करना, उनको फ्री लीगल एड देना, लीगल एजुकेशन देना, बहुत पैसा है जेब में तभी करना, नहीं तो मत करना। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन विद सोशल जस्टिस, जो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, फ्री लीगल एड देना चाहते हैं, विद अ सोशल जस्टिस ओरिएंटेशन, हैव पोजीशन फॉर लॉ ग्रेजुएट्स, वो लोग लॉ ग्रेजुएट्स को लेते हैं। दीज रेंज फ्रॉम स्मॉल ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस,
कुछ तो ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, कुछ लार्ज फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, कुछ नई नई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ढूंढ रही होती हैं, दे मे बी जनरल इन नेचर, प्रोवाइडिंग लाइक आई टोल्ड यू फ्री लीगल एड दे रही हैं, या फिर लीगल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, लीगल अवेयरनेस के लिए, टू स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन एरियाज, काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं एरियाज में, सच एज वुमेन एंड चाइल्ड राइट के लिए अगर तुम्हें लड़ना है या फिर उनके लिए काम करना है, यू गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, बहुत पैसा नहीं मिलता है। फिर एनवायरमेंटल लॉ के लिए काम करना है, एम्प्लॉयमेंट लॉज के लिए काम करना है, कंज्यूमर राइट्स के लिए, फिर पब्लिक हेल्थ के लिए इफ यू वांट टू वर्क यू कैन जॉइन एनजीओज, लाइक आई टोल्ड यू एनजीओ आप ज्वाइन कर सकते हो। मूविंग ऑन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आप काम कर सकते हो एज अ लॉयर। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी मतलब जो लॉ से लीगल रिलेटेड अथॉरिटीज होती हैं, फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, PSUs एंड रेगुलेटरी बॉडीज, दे आल्सो प्रोवाइड इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज देती हैं लॉयर्स को। ग्रेजुएट्स को जॉब मिल सकती है, दे ऑप्ट फॉर जॉब्स इन इंस्टीट्यूशंस सच एज NHRC भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, NHRC बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप एज अ लॉयर काम कर सकते हो। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, NCW है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन सब में आप काम कर सकते हो, ये सब जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। ऑलराइट, फर्दर आप आगे पढ़ाई कर सकते हो, आगे पढ़ाई में आप क्या कर सकते हो, LLM कर सकते हो, LLM की डिग्री ले सकते हो। लॉ एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, बहुत वाइड है, बहुत बुक्स हैं, पढ़ सकते हो आगे। ग्रेजुएट्स में ऑप्ट फॉर फर्दर स्टडीज इन दिस, यू कैन ऑल्सो डू बिजनेस कर सकते हो, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी इज सोशियोलॉजी जो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होता है, एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल्सो जो व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। ऑलराइट, फिर LLM पढ़ सकते हो, रिसर्च डिग्री हासिल कर सकते हो, MPhil कर लो, PhD कर लो, बहुत पढ़ाई हो सकती है लॉ में। ऑलराइट, अ वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, अब यहाँ पर भी, अब्रॉड में भी अवेलेबल हैं, आप कर सकते हो। जुडिशियल सर्विस या क्लर्क की बात करें, क्लर्कशिप की, द कोर्ट सिस्टम प्रोवाइड्स सेवरल एवेन्यूज टू लॉ ग्रेजुएट्स, द हायर जुडिशरी, आप यहाँ जुडिशरी भी कर सकते हो, लॉयर तो हुई, अब आप जज भी बन सकते हो, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, बट इसके लिए कुछ देयर आर स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, तभी आप बन सकते हो। आप जज के अंदर लॉ क्लर्क भी बन सकते हो, कम रिसर्च असिस्टेंट, लॉ क्लर्क तो हो ही आप, बट एक असिस्टेंट रिसर्च भी हो, रिसर्च असिस्टेंट भी बोलते हैं, हु असिस्ट अ जज, असिस्ट मतलब हेल्प करता है जज में इन रिसर्चिंग फॉर केसेस एंड मेंटेनिंग पेपर वर्क, यू ऑल्सो मेंटेन पेपर वर्क जो जज के अंदर, क्योंकि जज सब काम नहीं कर सकता है, यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ क्लर्क। ऑलराइट, ग्रेजुएट्स में ऑल्सो राइट, एंड जुडिशियल क्लर्क्स ऑफन सिट इन कोर्ट हियरिंग्स विद द जज, जज के नीचे वो बैठता है जो सब पेपर कलेक्ट कर रहा होता है, हमने मूवीज में भी देखा है, जो वो पेपर कलेक्ट कर रहा होता है, उसको लिख रहा होता है, सब केस वगैरह को, ये सब क्लर्क्स होते हैं, आप अंडर द जज काम कर सकते हो। ग्रेजुएट्स ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जाम सर्विसेज एग्जामिनेशन भी लिख सकते हैं हम, जज का एग्जाम, अगर आप जज बनना चाहते हो, टू अवेल पोजीशंस इन इंडियन जुडिशरी, अगर आप जज बनना चाहते हो, क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड मे देन प्रोग्रेस टू बी इवन हाई कोर्ट का जज भी बन सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन सकते हो, विद प्रायर मतलब एक एक्सपीरियंस के साथ, एक टाइम के साथ भी होता है, कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, मतलब आपको कुछ टाइम के बाद अगर यू आर कॉम्पिटेंट या एग्जाम क्लियर करने के बाद आप बन सकते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज। मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती है इन सब के लिए, वो हम ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं। फिर फर्दर पढ़ते हैं अदर एवेन्यूज, बहुत सारे और भी चीजें हैं जिसमें आप पढ़ सकते हो। सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हो, IAS, ठीक है, UPSC का एग्जाम दे सकते हो आप। फिर फेलोशिप्स मतलब पढ़ाई कर सकते हो, सच एज टीच फॉर इंडिया फेलोशिप में पार्ट ले सकते हो। फिर मीडिया हाउस में लीगली, देखो यहाँ देखो, लीगल जर्नलिज्म, जो जर्नलिज्म काम करती है लॉ के एस्पेक्ट के ऊपर, एट प्लेसेस सच एज बार एंड बेंच, ये क्या है, लीगल जर्नलिज्म है, ठीक है, लीगल टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छे से बात होती है, जैसे जर्नलिज्म हम पढ़ते हैं ना, ऐसे लीगल जर्नलिज्म भी होता है। फिर लीगली इंडिया, ये सब भी जर्नलिज्म का पार्ट है, मीडिया हाउसेस में काम कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ इट, लॉ ग्रेजुएट्स कर सकते हैं ये सब, पॉलिटिक्स में पार्ट ले सकते हैं, जर्नलिज्म में पार्ट ले सकते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, फेलोशिप प्रोग्राम्स का पार्ट बन सकते हैं, दे कैन बी रिसर्च असिस्टेंट्स, दे कैन ऑल्सो स्टडी फॉर दैट मैटर, एंड दिस टॉपिक एंड्स हियर ओनली, ये टॉपिक खत्म हो गया है। आई हैव टॉट यू, मैंने 10 टीच कर दिए हैं, ठीक है, यू हैव टू डू एनी 6 लाइक आई टोल्ड यू, जो आपको सबसे इजी लगे, बहुत ज्यादा इजी वाले मत उठाना, थोड़ा बहुत लिख भी पाओ, ठीक है, थोड़ा लेंदी भी तो बनाना है ना आंसर को। फिर आगे देखते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन। लिबरलाइजेशन कैसे, देखो इंडिया तो पहले यही चाहता था
कि हमारे लॉयर्स बाहर जाके प्रैक्टिस करें, बाहर के लॉयर्स इंडिया में आके प्रैक्टिस करें, बट बाहर की कंट्रीज थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं। सिमिलरली इंडिया भी स्ट्रिक्ट है, अब इंडिया अलाउ नहीं करती है बाहर के लॉयर्स को। रेसिप्रोसिटी पे होता है, रेसिप्रोसिटी बेसिस पे होता है। अगर हमारा लॉयर बाहर जाकर प्रैक्टिस कर सकता है तो वहाँ उस कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री का लॉयर भी हमारी कंट्री में आके प्रैक्टिस कर सकता है, ऐसे होता है। बट फिर भी इतनी लिबरलाइजेशन लीगल प्रोफेशन में नहीं है। ऑलराइट, इंडिया के लॉयर्स इंडिया में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा है। काफी बार ये बात हो चुकी है कि बाहर के लॉयर्स को अलाउ कर देना चाहिए इंडिया में आकर, सो दैट बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो इंडिया के लॉयर्स में, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। अनफॉर्चुनेटली इतनी लिबरलाइजेशन नहीं हो पा रही है। ऑनगोइंग डिबेट है, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है इशू, कौन सा लिबरलाइजेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन का। I want to tell you, given that India has signed the WTO, World Trade Organization की 1990s में कि लिबरलाइजेशन करेंगे, ग्लोबलाइजेशन करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू लिबरलाइज लीगल सर्विसेज। एक्सपेक्टेड तो यही था कि लीगल सर्विसेज को भी लिबरलाइज किया जाएगा, बट ऐसे नहीं हो रहा है। अंडर द गैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, ठीक है, इसके अंदर लग रहा था कि बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल सकती है, बट नहीं मिली है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा बार पास सेवरल रेजोल्यूशंस 2002 और 2007 के बीच में अपोजिंग द ओपनिंग ऑफ द इंडियन लीगल प्रोफेशन टू फॉरेन लॉयर्स। वो कहते हैं हम इंडियन लीगल जो प्रोफेशन है, हम वी विल नॉट ओपन इट टू फॉरेन लॉयर्स, वी विल नॉट अलाउ द फॉरेन लॉयर्स टू कम इनटू इंडिया। बहुत बार अपोज करा है इस चीज को कि वी विल नॉट गो फॉर दिस। ऑलराइट, फिर इसमें लिखा हुआ है इन 2011 एक जजमेंट आया था, इन अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय बॉम्बे हाई कोर्ट टू अ पब्लिक ऑन अ PIL फॉर्म हुई थी, PIL बाय लॉयर्स कलेक्टिव, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी ये, ठीक है। फिर क्या हुआ, द हाई कोर्ट हेल्ड, बॉम्बे हाई कोर्ट की बात हो रही है, हेल्ड दैट द फॉरेन लॉ फर्म्स कुड नॉट बी परमिटेड टू सेट अप अ लाइसेंस ऑफिस इन इंडिया। वो अपने ऑफिस सेट नहीं कर सकते हैं इंडिया में। कॉन्ट्ररी टू दिस पोजिशन मद्रास हाई कोर्ट, अब चेन्नई हो गया है मद्रास हाई कोर्ट, बोलते मद्रास हाई कोर्ट ही है, बट मद्रास अब चेन्नई हो गया है। मद्रास हाई कोर्ट इन रिस्पॉन्स टू PIL फाइल्ड बाय AK बालाजी ने एक और PIL फाइल करी थी, परमिटेड फॉरेन लॉयर्स टू प्रैक्टिस इन इंडिया ऑन अ फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट बेसिस। मतलब आओ अपना केस की हियरिंग दो अपनी, ठीक है, उसके बाद जाओ, फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट बेसिस बोलते थे इसको। बट क्या हुआ, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन वर्किंग पेपर 1999 में उसने इसको भी अबॉलिश कर दिया था। रेस्ड पर्टिनेंट इश्यूज, काफी इश्यूज, रेगुलर इश्यूज उठाए, इनको बार बार उठाया, एंड कंसर्न्स व्हाइल रिकमेंडिंग अमेंडमेंट्स टू एडवोकेट्स एक्ट टू प्रिपेयर अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर इंडियन लॉयर्स। देयर इज नो रेजोल्यूशन इनसाइड रिगार्डिंग दिस इशू, अभी तक कुछ ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया सब अबॉलिश कर चुका है, कोई अभी तक ऐसा कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं है बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देयर इज नो रेजोल्यूशन इनसाइड रिगार्डिंग दिस इशू एट ऑल, ठीक है। बहुत बार रिकमेंडेशन हुई है कि एडवोकेट एक्ट 1961 को अमेंड किया जाए, बट देयर इज नो रेजोल्यूशन, अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं लिया गया। ऑलराइट, वन मोर थिंग, एक बार फ्लाई इन फ्लाई आउट बेसिस का देखो कि क्या अभी भी ये इज दिस एप्लीकेबल राइट नाउ आल्सो, इज दिस, या तो ये बार काउंसिल इसको अबॉलिश कर चुका है कि ऐसे नहीं होगा, या तो फिर ये स्टैंड इन कर रहा है कि हाँ फॉरेन लॉयर्स जो हैं, फॉरेन लॉ फॉर्म तो यहाँ सेटअप नहीं हो सकती है, बट फॉरेन लॉयर्स फ्लाई इन फ्लाई आउट बेसिस पे आ सकते हैं, ठीक है। आई एम लिटिल कंफ्यूज अबाउट दिस, मुझे आप चेक करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये बात, ठीक है। सो वी बोथ लर्न अबाउट इट, हम दोनों सीखेंगे इस बारे में। चलो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं वुमेन एंड द लीगल प्रोफेशन। टॉकिंग अबाउट वुमेन एंड द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, पहले तो वुमेन को बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, दे वर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस एट ऑल। यहाँ पढ़ो, लीगल प्रोफेशन प्रैक्टिस इन इंडिया एज इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज मेल डोमिनेटेड है। हमारे दिमाग में एडवोकेट का नाम सुनते ही, लॉयर का नाम सुनते ही सबसे पहले एक मेल आता है, ठीक है, बट ये गॉन आर द टाइम्स, टाटा बाय बाय हो चुके हैं उन टाइम्स को, अब ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। लॉयर का नाम सुन के मेरे दिमाग में तो वुमन भी आती है, ठीक है, मेल डोमिनेटेड नहीं है, अब कुछ नहीं है ऐसा, तो ये मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है, ठीक है, लिख देना, बट अब नहीं है, हमारे लिए तो नहीं है। 1916 में, इन 1916 कैलकाटा हाई कोर्ट एंड इन 1922 ये दोनों साल में क्या हुआ, पटना हाई कोर्ट हेल्ड दैट 1916 में कैलकाटा हाई कोर्ट, 1922 में पटना हाई कोर्ट हेल्ड दैट वुमेन अदरवाइज क्वालिफाइड, चाहे उनके पास क्वालिफिकेशन है भी, उनके पास LLB की डिग्री भी है, दे वर नॉट क्वालिफाइड टू बी एनरोल्ड एज अ वकील, ना वो वकील बन सकती है, ना वो प्लीडर बन सकती हैं, दे कैन नॉट प्रैक्टिस एज लॉयर। फिर इन पटना हाई कोर्ट केस मिस हजरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये जो मिस हजरा जी थी, इन्होंने पिटिशन फाइल करी थी, ठीक है, पिटिशनर थी ये,
इन्होंने शी सिक्योर्ड अ BL डिग्री फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी। BL मीन बैचलर ऑफ लॉ, ठीक है, BL मीन बैचलर ऑफ लॉ। फिर she was refused enrollment as a pleader, उनको enrollment नहीं दिया गया था। You cannot work as a वकील, you cannot work as a pleader, ठीक है। पहले बहुत ज्यादा वो थे ना, like I told you, हमने पढ़ा है इस बारे में कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते थे। अब तो एडवोकेट बोलते हैं, पहले वकील होते थे, प्लीडर होता था, सबकी अपनी अपनी कैटेगरी होती थी। शी चैलेंज दिस इन द हाई कोर्ट ऑफ पटना, पटना हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया। किसने चैलेंज किया? मिस हजरा ने चैलेंज किया। द कोर्ट हेल्ड दैट द स्ट्रक्चर, द कोर्ट हेल्ड दैट द सेक्शंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट रेफर्ड टू मेल्स एंड नॉट फीमेल। जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है वो रेफर सिर्फ मेल को करता है, फीमेल को रेफर नहीं करता है। Therefore, you will not be allowed to work as pleader. आप फीमेल हैं, आप इसमें प्रैक्टिस नहीं कर सकती हैं। फिर यहाँ देखो 1793, no woman had ever been admitted to the role of pleaders. आप एक रोल ऑफ प्लीडर में काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। You could not work as a pleader, as a वकील, as an advocate, कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। ये कब की बात है? 1793 में। Which year is very very important? Is this year 1923, ठीक है। यहाँ देखो, to remove doubts about the eligibility of women and to practice as legal practitioner Women's Act 1923, Chapter 23 of 1923 was enacted to expressly provide that no woman by reason of her sex disqualified, not on the basis that you were a woman, you will not be disqualified, ठीक है, आपको disqualify नहीं किया जाएगा from being admitted or enrolled as a legal practitioner or from practicing as such. You can practice legal practitioner Women's Act Chapter 23 of 1923, ठीक है। Chapter 23 उन्होंने ऐसे लिखा है, Chapter 23 of Romans में लिखा हुआ है, ठीक है। Chapter 23 of 1923 यही बोलता है कि वुमन को she can work as a pleader, as a वकील, she can do this। इस लॉ ने सब कुछ बदल दिया। Allahabad High Court took the lead by enrolling Cornelia Sorabji. Allahabad High Court important है। फिर ये आपके पेपर में भी आया हुआ है, सैंपल पेपर में दिया हुआ है ये नाम। कॉर्नेलिया सोरबजी फर्स्ट इंडियन लेडी वकील थी, किसकी? हैदराबाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की। ऑलराइट, ये बात समझ आई। तो हमें एक्ट याद करना है, कॉर्नेलिया सोरबजी का नाम याद करना है, हजरा ने पिटिशन फाइल करी थी, ये भी याद रखना है, ऑन 1921। ऑलराइट, 1921 में शी टुक द लीड एंड फर्स्ट इंडियन लेडी वकील बनी थी। ऑलराइट, द इलाहाबाद हाई कोर्ट टुक द लीड बाय एनरोलिंग मिस कॉर्नेलिया सोरबजी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, फर्स्ट लेडी वकील थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, ठीक है। एक बात और, इनकी ऑक्सफोर्ड से इन्होंने लॉ करी थी, 1923 में इनकी लॉ कंप्लीट हुई थी, उसके बाद ये वकील बन गई थी। शी वॉज नॉट कम्प्लीटली इंडियन नहीं थी, हाफ इंडियन हाफ इंग्लिश से थी, ठीक है, मतलब इंग्लिश वुमन थी। फिर ये पारसी थी बेसिकली, तो आप इनके ये बायस कह सकते हो कि थोड़ा सा इनके साथ बायस था, क्या भी कह सकते हो, बट शी वॉज द फर्स्ट वुमन वकील टू बी वर्किंग, और इनको इनफैक्ट द फर्स्ट टू बी एनरोलिंग इन द एग्जाम्स आल्सो, टू सिट इन द एग्जाम्स। ऑलराइट, पहले तो लड़कियों को एग्जाम में भी नहीं बैठाया जा सकता था। फिर तो देखो ये लिखा हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट टुक द लीड बाय एनरोलिंग मिस कॉर्नेलिया सोरबजी एज द फर्स्ट इंडियन लेडी वकील बनी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की। ऑन 24 अगस्त 1921 को एक डिसीजन आया था, ठीक है। उसके बाद ये लॉ 1923 में एनफोर्स हुआ था। 1923 में क्या डिसीजन था? इंग्लिश कमिटी ऑफ द कोर्ट एक फॉर्म हुई थी, डिसीजन लिया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी वाज देन कॉल्ड, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी हुई थी, इंग्लिश कमिटी थी एक, कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस सर ग्रिम वुड्स मियर्स, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इन्होंने एक डिसीजन दिया था कि वुमन विल नाउ बी अलाउड, मे बी बिकॉज दिस वुमन वाज अ पारसी, या वुमन पारसी थी या हाफ इंग्लिश थी, तो इस वजह से इनकी तरफ बायस हो सकता है। देखो दिस इज ऑल सब्जेक्टिव, पता नहीं है तो डिबेटेबल है, बट खैर फर्स्ट वुमन वकील यही थी, ठीक है। 24 अगस्त लिखा हुआ है, 1921 को ये डिसीजन आ गया था। 1923 में लीगल प्रैक्टिशनर्स वुमन एक्ट चैप्टर 23 ऑफ 1923 यही कहता है कि वुमन विल नाउ बी अलाउड टू practice law. Since then, although number of women entering into profession has increased, gender bias still pervades the profession. वो कह रहे हैं, इसका कहने का मतलब है although अब women को अलाउड किया जाता है, बट फिर भी इतनी women अभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं, ज्यादातर men ही होती है। Recent survey found out that percentage of successful women for CLAT 47% थी,
मतलब 100 में से 47 वुमेन सक्सेसफुल थी। नंबर बहुत ज्यादा बदल चुके हैं, ये पुराने नंबर्स हैं, रीसेंट नंबर्स चेक करो। However, 36% of women lawyers stated they had faced some sort of gender bias. उनको लगता है कि उनकी तरफ बायस होता है, लड़कों को प्रेफरेंस मिलती है, उनको अभी भी ये लगता है। 36% ऑफ द वुमेन वर्किंग इन लॉ। अब 47 क्लियर करती हैं 100 में से, अब क्या पता कितनी आगे जाके एनरोल करती हैं, NLUs में कितनी एडमिशन लेती हैं, ठीक है। तो ये सब अभी कुछ क्लियर नहीं है, बट फिर भी वुमेन का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। There have been only 5 women senior advocates since 1962 of the 397 designated senior advocates। का कहने का मतलब है 397 सीनियर एडवोकेट्स में से सिर्फ 5 वुमेन है। अब अगर आप रिसेंट नंबर चेक करो वुमेन का, तो नंबर है 12, विच इज ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा, ठीक है। काफी नंबर बढ़ चुका है, बट एक बात और बोलनी है कि this will increase, women is taking over a lot of things। वो उसने बहुत ज्यादा स्टॉर्म कर रखा है, बहुत ज्यादा अच्छा वर्क कर रही है वुमेन, तो नंबर बढ़ सकता है। Studies have indicated that gender-based disadvantages are gradually being eliminated, खत्म हो रही हैं। Especially women के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत अच्छा माना जाता है, सेफ माना जाता है, that they will not be exploited। उनका they will work safely वहाँ पर, उनके लिए कोई वहाँ बदतमीजी नहीं होगी, जेंडर बायस नहीं होगा, कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत अच्छा माना जा सकता है। बट इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हो। फादर की बैक है तो कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इट डिपेंड्स, ठीक है, क्या बैकग्राउंड है, क्या कुछ है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ऑलराइट, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ यूनिट 5। यूनिट 5 खत्म हो गया है, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, लीगल सर्विसेज रह गया है, और यूनिट 7 एक और रह गया है। इसके बाद ये बुक खत्म हो जाएगी। क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, इसकी रेफरेंस दूंगी कि हाँ ये क्वेश्चंस हम आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं और किस जगह कौन सा आंसर लिखना है। ऑलराइट, आई होप आप सबको ये सेशन बहुत यूजफुल रहा हो। लर्न करो ऐप डाउनलोड कर लो, सब अवेलेबल है, एंड्रॉइड ऐप है, हमारी टेक टीम ने बनाई हुई है, ऑल द नोट्स आर अवेलेबल ऑन द ऐप। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सब वीडियोस लाइंड अप हैं बहुत अच्छे से हमारी ऐप के ऊपर। यू मस्ट गो एंड चेक आउट, एक बार जाकर चेक जरूर कर सकते हो। एनी डाउट्स यू गाइस हैव, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या दिक्कत आ रही है। We'll try to work upon that. We are working for you. We are trying to cover all the commerce and humanities subjects. And any doubt you guys have, आप मुझे बता सकते हो। And thank you so much for watching, guys. I'll see you super soon. Take care till then. Bye bye.